अरे मनोज, आजा बेटा, नाश्ता कर ले। हाँ माँ, आप शुरू करो, मैं बस 2 मिनट में आया। जल्दी करना वरना फिर देर हो जाएगी तुझे। हाँ माँ, बस आ ही गया समझो। ये कहानी है कमला और उसके बेटे मनोज की। मनोज कमला का इकलौता बेटा था। मनोज के पिता के गुजर जाने के बाद कमला ने बड़ी तकलीफों से जूझते हुए मनोज को पाला था। मनोज भी बहुत मेहनती लड़का था। आर्थिक तंगी की वजह से मनोज ज्यादा पढ़ लिख नहीं सका, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए उसने मोमोज का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उस दिन भी वो काम पर निकलने से पहले अपने ठेले की सफाई कर रहा था और फिर लाओ माँ, अब दो नाश्ता। ये ले, पराठे बनाए हैं मैंने। बढ़िया है। वैसे माँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे अपनी चटनी थोड़ी और तीखी करनी चाहिए क्या? क्यों, ऐसा क्यों लगता है तुझे? अरे वो कल कुछ लड़कियां आई थी ठेले पर, कह रही थी कि भैया मोमोज की चटनी थोड़ी और तीखी बनाया करो। तू भी किन की बातों में आ गया? वो लड़कियां हैं, अगर तू उन्हें साबुत हरी मिर्च भी खिला देगा ना तो भी वो यही कहेंगी कि भैया तीखा और थोड़ा करो। ये तो आपने सही कहा माँ, लेकिन ये पहली बार नहीं है। उन लड़कियों से पहले भी कई लोग मुझसे ये बात बोल चुके हैं। अच्छा, तो तू एक काम करना, कल से एक बर्तन और रख ले अपने साथ, एक कम तीखी चटनी और एक में फुल तीखा, और अगर कोई मीडियम मांगे तो दोनों चटनियों को मिलाकर दे देना। हाँ, ये बात सही है। क्या बात है माँ, आपने तो मेरी सारी परेशानी चुटकियों में हल कर दी। तो और क्या, माँ हूं मैं तेरी हर मुश्किल का हल मेरे पास नहीं होगा तो किसके पास होगा है? कमला की इस बात पर मनोज मुस्कुरा दिया और नाश्ता करने लगा। थोड़ी देर बाद वो अपना ठेला लेकर बाजार की तरफ चल दिया। उसने अपनी जगह पर ठेला लगाया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। तभी उसके पास एक लड़की आई जिसने बहुत ही सादा सा सूट पहना हुआ था। देखने में वो बहुत गरीब घर की लड़की लग रही थी। जितना उसका सूट सादा था उतनी ही सादगी उसके चेहरे पर भी थी, पर फिर भी वो लड़की बहुत सुंदर लग रही थी। मनोज ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। तभी वो लड़की मनोज से बोली, सुनिए। हाँ, कहिए। क्या मुझे एक प्लेट मोमोज मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लगा देता हूँ। वैसे आप तीखा कैसा पसंद करेंगी, हल्का या तेज? अब थोड़ा तीखा हो तो अच्छा रहेगा। जी, मैं बनाता हूँ। मनोज ने फौरन गर्मा गर्म मोमोज निकाले और फिर उस पर नीतिका को प्लेट पकड़ा दी। मनोज जब तक मोमोज बनाता रहा तब तक नीतिका उसे बड़े ही ध्यान से देखती रही, और फिर नीतिका ने पहला मोमो खाते ही आंख बंद कर ली। बहुत ही बढ़िया, एकदम शानदार मोमोज बनाए हैं आपने। बस मोमोज के अंदर फिलिंग आपने थोड़ी ज्यादा कर रखी है, उससे चटनी का तीखापन कम लग रहा है। अगर आप फिलिंग थोड़ी सी कम कर लो तो देखना कमाल हो जाएगा। नीतिका ने मोमोज खाए और फिर उसने मनोज के हाथ में कई सिक्के थमा दिए। वो पूरे 20 रुपए थे। अब एक प्लेट और लगा दूं क्या आपके लिए? नहीं, फिलहाल मेरे पास इतने ही पैसे थे, मैं फिर कभी आऊंगी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर नीतिका वहां से चल दी और मनोज उसे देखता ही रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर वो उस लड़की से क्या कहे। उसे बस इतना याद रहा कि नीतिका ने उसे कहा था कि वो मोमोज में फिलिंग कम रखे, तो उसने फौरन अगले मोमोज बनाने शुरू किए। वैसे तो मनोज कई सालों से मोमोज बना रहा था, लेकिन इतनी बारीक चीज पर ना तो कभी उसका खुद का ध्यान आया और ना ही कभी किसी और ने ये नोटिस किया। शाम तक उसके ठेले पर कई लोग आए और इस बार लोगों ने मनोज के मोमोज और चटनी की कुछ ज्यादा ही तारीफ की। कई लोगों ने तो उससे उसका फोन नंबर भी ले लिया ताकि वो पार्टीज के लिए उसे फोन पर ही ऑर्डर दे सके। मनोज के साथ ऐसा पहली बार हुआ था। मनोज बहुत ही खुश था। फिर उसी रात, माँ, कहाँ हो आप? आपको एक बात बतानी है, बहुत जरूरी। हाँ, क्या हो गया, बता मुझे। माँ, पता है, आज मेरे ठेले पर एक बहुत ही सुशील और सुंदर लड़की आई थी। अच्छा, क्या नाम था उसका? उसका नाम माँ वो तो पता नहीं, पर पता है उसने मुझसे क्या कहा? और फिर मनोज ने एक सांस में अपनी माँ कमला को सारी बात बता दी। उस लड़की की बात बताते बताते मनोज की आंखों में एक अलग ही चमक थी। कमला ने वो चमक महसूस कर ली थी। कमला समझ चुकी थी कि मनोज को वो लड़की बहुत पसंद आ गई थी। अब से मनोज रोज अपने ठेले पर उसी लड़की का इंतजार करने लगा। लेकिन पूरे 1 हफ्ते बाद जाकर नीतिका फिर से मनोज के ठेले पर आई। आ गई आप? क्यों, आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे क्या?
नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा ये बताइए कि मेरी राय पर कुछ किया आपने? हाँ हाँ, उसी दिन से पता है, आपके आइडिया से मोमोज का स्वाद भी बढ़ गया और मोमोज पहले से ज्यादा भी बिकने लगे हैं मेरे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, वैसे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो फिर जल्दी से एक प्लेट लगा कर दीजिए मुझे। मनोज ने फौरन नीतिका के लिए एक प्लेट मोमोज लगाए। फिर मोमोज खाकर नीतिका ने फिर से अपनी आंखें बंद की और कुछ सेकंड रुककर बोली, बहुत शानदार। अगली बार आप एक और काम करेंगे क्या? हाँ बोलो ना। अगली बार 2 मिनट कम स्टीम देना। फिलिंग का टेस्ट थोड़ा कच्चा ही अच्छा लगता है मोमोज में। नीतिका हर बार ऐसे ही मनोज को कुछ ना कुछ आइडिया देती और मनोज ठीक वैसा ही करता। देखते ही देखते मनोज के मोमोज इतने बढ़िया बनने लगे कि पूरे शहर में उसका नाम हो गया और मनोज के दिल में नीतिका के लिए प्यार भी बढ़ता ही गया। एक दिन बड़ी हिम्मत करके मनोज ने आखिरकार नीतिका से अपने दिल की बात कह दी। कमाल की बात यह थी कि नीतिका ने भी फौरन मनोज को हाँ कह दिया और इस तरह कुछ ही दिनों में नीतिका और मनोज की शादी हो गई। कमला भी नीतिका को बहू के रूप में पाकर बहुत खुश थी। अब नीतिका भी मनोज के साथ उसके काम में हाथ बटाने लगी और दोनों बढ़िया कमाई करने लगे। सब बढ़िया चल रहा था। नीतिका और मनोज जल्द ही एक बढ़िया घर खरीदने वाले थे। लेकिन फिर एक रात मनोज के घर की छत पर, ये सच था, नीतिका एक इच्छाधारी नागिन थी और उस रात जब घर की छत पर नीतिका अपने असली रूप में आई तो ये सब मनोज की पड़ोसन ने देख लिया। उस वक्त वो भी अपनी छत पर ही थी और नीतिका को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। नीतिका को एक इच्छाधारी नागिन के रूप में देखकर पड़ोसन बुरी तरह घबरा गई और चीखती हुई वहां से भाग गई। अगली सुबह उस औरत ने पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी। फिर उतनी ही तेजी से ये बात पूरे शहर में फैल गई। उस दिन मनोज के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया क्योंकि एक नागिन के हाथों से बने मोमोज खाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। दूसरी तरफ जब ये बात कमला को पता चली तो वो भी नीतिका पर बहुत नाराज हुई। नीतिका, ये तुमने ठीक नहीं किया। देखो हम सीधे साधे लोग हैं, तुम्हें हम ही मिले थे क्या इतना बड़ा धोखा देने के लिए? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं चली जाऊंगी हमेशा के लिए। नहीं, रुको तुम माँ, इसने नहीं बल्कि नीतिका की सच्चाई मैंने छिपाई आपसे। मैं तो शादी से पहले ही जान गया था कि नीतिका एक नागिन है। असल में इसकी माँ ने भी एक इंसान से प्यार किया था। तब इसकी दुनिया के लोगों ने इसके माँ बाप को मार दिया और तभी से ये अपनी जान बचाने के लिए हम लोगों के बीच रह रही है। नीतिका ने बड़ी मुश्किल से अपना बचपन गुजारा है माँ। अब हम इसका परिवार हैं और अगर हम ही इससे मुंह मोड़ लेंगे तो कहाँ जाएगी ये? और माँ, सच तो ये भी है कि हम भी तो इसके बिना नहीं रह सकते। यह हमें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि हमारा प्यार पाने और हमसे प्यार बांटने के लिए आई है। मनोज की बातें सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ गए और उसने फौरन आगे बढ़कर नीतिका को गले से लगा लिया और फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, वो सब तो ठीक है, पर अगर मैं कभी कभार थोड़ा गुस्सा कर दूं तो अपनी सास को डस तो नहीं लोगी ना तुम? इसके बाद मनोज और कमला ने किसी से कुछ नहीं छिपाया। नीतिका का सच अब सबके सामने था। फिर मनोज नीतिका को अपने साथ ठेले पर ले गया। नीतिका ने जैसे ही ठेले पर लगा बोर्ड देखा तो वो हैरान रह गई। उस बोर्ड पर लिखा था नागिन के मोमोज। उस बोर्ड को देखकर नीतिका मुस्कुरा दी। शाम तक मनोज के ठेले पर इतने ग्राहक थे कि वो और नीतिका मिलकर भी सब कुछ संभाल नहीं पा रहे थे क्योंकि ठेले पर आने वाला हर शख्स मोमोज खाने के साथ साथ मनोज और नीतिका के साथ सेल्फी भी लेना चाहता था। गोकुलपुर गांव के सभी लोग ग्वाला थे। उस गांव के सभी लोग दूध और दूध से बनी मिठाइयां बनाकर बेचते थे। उसी गांव से सटे गांव में एक नागिन रहती थी जिसको बहुत भूख लगती थी। एक रोज नागरानी अपनी 2 सहेली नगीनों से, ए कस्तूरी, जल्दी जा और उस पड़ोस के गांव से मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर से खाना? लेकिन नागरानी साहिबा, अभी तो थोड़ी देर पहले ही आपने एक खरगोश और 5 चूहे खाए थे। चुप कर, भला इतना सा खाकर भी किसी का पेट भरता है क्या? आज मुझे गाय का दूध पीने की बहुत इच्छा हो रही है। जाओ और मेरे लिए गाय का दूध लेकर आओ, मेरा गला सूख रहा है। अगर इतना ही गला सूख रहा है तो नदी का पानी पी आइए। अपनी बकवास बंद कर और जैसा कहा है वैसा कर। फिर वो दोनों नागिन अपनी नागरानी के लिए दूध लेने के लिए गांव की तरफ निकल जाती है। सारा दिन बस इस नागरानी के लिए खाना ही खोजते रहते हैं हम दोनों, लेकिन फिर भी इसका पेट नहीं भरता। मुझे तो लगता है कि एक दिन खा खाकर कहीं ये फट ही ना जाए। हाँ, सब कुछ खाकर अंत में बचा खुचा जो रह जाता है वो हमें दे देती है। अब बातें बंद कर और जल्दी से चल, नहीं तो कहीं वो भूखी नागरानी हमें ही ना खा जाए।
कुछ देर चलने के बाद उन्हें गौशाला में एक गाय बंधी हुई मिलती है और वो दोनों उसके पास जाती हैं। वो देखो गाय, चलो चलकर देखते हैं उसके पास दूध है या नहीं। फिर वो दोनों मंगला गाय के पास जाती हैं और उसके थनों पर अपना मुंह लगाकर दूध पीती हैं। उन दोनों को देख मंगला गाय घबरा जाती है और चुपचाप एक ही जगह पर खड़ी रहती है और अपने मन में सोचती है, अरे बाप रे, ये तो नागिन है। अगर मैं जरा सा भी हिली तो ये कहीं मुझे डस न ले। ए गैया, अगर इस बारे में तूने किसी से भी कुछ कहा तो तेरी जान की खैर नहीं। इतना कहकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं और ढेर सारा दूध अपने मुंह के अंदर दबाकर वापस नागरानी के पास पहुंच जाती है और एक बड़े से मिट्टी के बर्तन में वो दूध डालकर नागरानी को पीने को देती है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट दूध है। अब से मुझे हर रोज यही दूध चाहिए। उधर वंदना अपनी गाय मंगला का दूध निकालने आती है, लेकिन उस दिन मंगला एक बूंद भी दूध नहीं देती। अरे मंगला, भला आज तुझे क्या हो गया जो तू बिल्कुल भी दूध न दे रही? चल अब जल्दी से दूध दे दे, मेरा बबलू कब से दूध मांग रहा है। ऊपर से बबलू के पापा को भी तो दूध बेचने के लिए जाना है ना। बड़ी देर होने के बाद भी मंगला दूध नहीं देती और बस डर से सहमी खड़ी रहती है। अरे इसमें तो बिल्कुल भी दूध नहीं बचा है, कहीं बछड़ी ने तो सारा दूध नहीं पी लिया। लेकिन वो तो बेचारा खूंटे से बाहर बंधा हुआ है, फिर भला वो कैसे पी सकता है। कुछ देर और कोशिश करने के बाद वंदना खाली बाल्टी लिए ही वहां से चली जाती है। घर आकर उसने सारी बात अपने पति जगमोहन को बताई। हो सकता है भाग्यवान उसकी तबीयत ठीक ना हो, इसलिए दूध नहीं दिया होगा। लेकिन अब मैं बाजार में क्या बेचने जाऊं? अगले दिन कस्तूरी और बांसुरी नागिन फिर उस गांव में आकर दूसरी गायों के दूध चोरी करके नागरानी को देती हैं। अगले दिन फिर नागरानी सारा दूध अकेले ही पी जाती है और उन दोनों को कुछ भी नहीं देती। उधर वंदना देखती है कि मंगला के पास नीचे थोड़ा सा दूध तो गिरा है, लेकिन उसमें से दूध निकल ही नहीं रहा। वो फिर खाली बाल्टी के साथ घर आ जाती है। सुनिए जी, कहीं सच में ही मंगला को कुछ हो तो नहीं गया जो दूध नहीं दे रही है, या कहीं किसी ने उस पर काला जादू तो नहीं कर दिया? ये कैसी बातें कर रही हो वंदना? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई हमसे पहले ही उसका दूध निकाल लेता हो। लेकिन हमारे गांव में तो सबके पास गाय है, फिर भला दूध कौन चोरी करेगा? अच्छा एक काम करो, आप गांव में जाकर पता लगाओ कहीं किसी और की गाय का दूध भी चोरी हो रहा है क्या। अगर ऐसा हुआ तभी सारा मामला समझ आएगा। गांव के सभी लोग इस बात से परेशान थे क्योंकि उन सबकी गायों ने भी दूध देना बंद कर दिया था। ये बात जैसे ही वंदना को पता चलती है, वो सभी गांव वालों को उस चोर को पकड़ने की एक तरकीब बताती है। उस रात सभी गांव वाले अपनी गायों पर नजर रखते हैं। आधी रात को कस्तूरी और बांसुरी दूध चोरी करने के लिए आती हैं, लेकिन जगमोहन जैसे ही सांप को देखता है तो वो डर जाता है। अरे बाप रे, ये सांप दूध चोरी करते हैं। वो दोनों नागिन मुंह में दूध दबाकर वहां से चल पड़ती हैं। जगमोहन गांव के लोगों के साथ उन नागिनों का पीछा करता है, जहां वो देखते हैं कि वो दूध उन्होंने अपनी नागरानी को पीने को दिया। ये देखकर सब डर के मारे भाग जाते हैं और सीधा योगराज सपेरे की कुटिया में पहुंचते हैं और उसे सारी घटना बताते हैं। उस नागरानी की तलाश तो मुझे कब से थी, चलो मुझे उसके पास ले चलो। कुछ देर में वो सब जंगल पहुंच जाते हैं और योगराज सपेरा बीन बजानी शुरू कर देता है। बीन की आवाज सुनकर नागिन वहां आ जाती है। कौन है ये? बंद करो ये आवाज, बंद करो। मैं हूँ योगराज सपेरा। बहुत परेशान कर लिया तुम सबने इन गांव वालों को। आज मैं तुम्हें पकड़ कर ही ले जाऊंगा। ए सपेरे, बंद कर इसे, नहीं तो तुझे ऐसा डसूंगी कि तू पानी तक मांगने लायक नहीं बचेगा। बीन की आवाज सुन कस्तूरी और बांसुरी वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद नागरानी भी हार मान जाती है और बीन की आवाज से वो भी बेहोश हो जाती है। फिर योगराज उन्हें अपने थैले में भरकर अपने साथ ले जाता है और इस तरह सभी गांव वालों को उनसे छुटकारा मिल जाता है।